सभी फ्यूचर मेडिकल और पेरेंट्स को विद प्रकाश पिंजवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से एक भ्रामक जानकारी बड़े बड़े देश के मीडिया हाउसों के द्वारा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को परोसी गई है। जानकारी है फिलीपींस में इंटरनेशनल मेडिकल स्टूडेंट्स को लाइसेंस दिया जाएगा और इसके बारे में कानून बन चुका है, जबकि हकीकत बहुत अलग है। हकीकत में आपको दिखाना चाहते हैं कि आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं कि ये अभी इसका नंबर और ये अभी कंसिडरेशन में है। इसकी प्रोसेस क्या होगी ये हम आपको वीडियो में बताएंगे। आप 5 से 7 मिनट का वीडियो है जरूर पूरा देखिएगा, जिससे आपको किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हम आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान में यदि हम बात करें तो राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से इस खबर को अपने अखबार में छापा है बिना इसकी सत्यता जांचे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पे, ये अब उन्हें ही तय करना है। और सेम यदि हम बात करते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल्स पे आज तक, टाइम्स नाउ, एनडीटीवी, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर एक खबर जारी की गई है बिना किसी सत्यता को जांचे, बिना किसी जानकारी और उसको चेक किए हुए। प्रमुख मीडिया हाउसेज ने चंद पैसे के लिए हजारों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक दिलासा दे दी है कि यदि आप फिलीपींस में पढ़ रहे हैं या फिलीपींस पढ़ने जाना चाहते हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ से मेडिकल स्टडीज करने के बाद लाइसेंस पा सकते हैं। जबकि हकीकत ये है कि जिसको ये लॉ का नाम दे रहे हैं कि ये लॉ आ गया है या लॉ बन गया है, वो अभी सिर्फ एक बिल के तौर पे सिर्फ रजिस्टर हुआ है जो एक सीनेटर ने किया है। अब सीनेटर के बिल रजिस्टर करने के बाद से लेकर फाइनल लॉ बनने तक की प्रक्रिया क्या है वो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो आप पहले ये देखिएगा, पूरा समझिएगा, उसके बाद आप तय कीजिएगा कि आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं, आप वहाँ इस साल एडमिशन लेने के लिए जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि ये बिल लाने की प्रक्रिया कंप्लीटली सीनेट के ऊपर डिपेंड करती है कितने टाइम में आएगा, कैसे आएगा। यदि हम 18th कांग्रेस हाउस की बात करते हैं फिलीपींस के सीनेट की, तो 2019 से लेकर 2022 तक लगभग 11,815 बिल्स और रेजोल्यूशंस फाइल किए गए थे, जिसमें से हार्डली 144 एज ए लॉ बन पाए हैं। और उसकी प्रक्रिया में समय लगता है। कितना समय लगता है? हर कमेटी वीक्स लेती है, कम से कम 2 से 4 वीक या 6 वीक तक भी लेती है। ये बिल पास होगा नहीं होगा तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन यदि आप न्यूज़ के बेसिस पे आज यदि एडमिशन लेते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने फ्यूचर को रिस्क पे डाल रहे हैं। क्योंकि यदि कल को यह लॉ नहीं बनता है, अनफॉर्चुनेटली लॉ नहीं बनता है, तो आपका पैसा और टाइम दोनों व्यर्थ जाएगा। किस तरीके से कंसल्टेंट आज भी बाज नहीं आ रहे हैं, आधी अधूरी जानकारी आपको परोस रहे हैं। पैसे की पावर से वो मीडिया हाउस में कुछ भी छपवा रहे हैं और आप इन न्यूज़ को पढ़ के कोई ना कोई कंसल्टेंट आपको कन्विंस कर लेगा और आप एडमिशन ले लेंगे। हम दुआ करते हैं कि ये बिल पास हो, लेकिन यदि नहीं होता है तो उस केस में कंसल्टेंट का क्या जाएगा, मीडिया हाउसेस का क्या जाएगा, जो इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से बिना सत्यता जांचे इन लोगों ने अपने आर्टिकल्स छापे हैं या इन्होंने प्रिंट मीडिया में इन्होंने ये न्यूज़ छापी है। चलिए अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बिल की प्रक्रिया क्या है और किस तरीके से बिल पास होता है। वीडियो में एडमिशन लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, रिस्क लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। आपके बच्चे हैं, आपका पैसा है, उनका टाइम है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आपको फिलीपींस में बिल की प्रक्रिया बताने की, किस तरीके से वहाँ बिल पास होता है। अब हम आपको बताना चाहते हैं फिलीपींस सीनेट की कंपोजिशन। फिलीपींस के सीनेट में 24 सीनेटर्स होते हैं जो पूरे देश के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ये सीनेटर 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 3 साल में आधा सीनेट यानी कि 12 सीनेटर्स का चयन होता है। अब प्रक्रिया की बात करें तो पहला स्टेप है फिलिंग और फर्स्ट रीडिंग। एक सीनेटर बिल को फाइल करते हैं, फिर इसको एक नंबर दिया जाता है और एक टाइटल पढ़ के सुनाया जाता है। यह फर्स्ट रीडिंग होती है और बिल को अप्रोप्रिएट कमेटी को स्टडी और रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया जाता है। अब आता है सेकंड स्टेप, कमेटी कंसिडरेशन। कमेटी बिल का अध्ययन करती है, हियरिंग करती है और एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर से इनपुट लेती है इस बिल पे। कमेटी बिल को अप्रूव कर सकती है, अमेंड कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। यदि यह अप्रूव हो जाता है तो कमेटी रिपोर्ट में इस बिल को शामिल कर लेते हैं। थर्ड स्टेप आता है सेकेंडरी रीडिंग। बिल को फिर से प्लेनरी सेशन में पढ़ा जाता है और सीनेटर्स इसके जनरल प्रिंसिपल और जो प्रोविजंस है उस पर डिबेट करते हैं। इस स्टेज पर बिल में अमेंडमेंट्स प्रपोज और वोट किए जा सकते हैं। फोर्थ जो स्टेप है वो आता है थर्ड रीडिंग। अमेंड किया हुआ बिल सीनेटर को प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस रीडिंग के दौरान सिर्फ टाइटल पढ़ा जाता है और फाइनल वोट होता है। इस स्टेज पे आप कोई भी अमेंडमेंट अलाउ नहीं करते हैं। बिल को सीनेटर्स की मेजोरिटी वोट मिलनी चाहिए तभी ये बिल पास होगा। नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसमिशन ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर सीनेट बिल पास कर देता है तो इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा जाता है, जहां सिमिलर प्रोसेस फॉलो होता है। हाउस बिल को अप्रूव कर सकता है, अमेंड कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कॉन्फ्रेंस कमेटी। अगर हाउस और सीनेट वर्जन में डिफरेंस आता है तो एक बाइकैमरल कॉन्फ्रेंस कमेटी बनाई जाती है जो डिफरेंस को रिकंसाइल करती है। कमेटी फाइनल वर्जन प्रोड्यूस करती है और दोनों चैम्बर्स को इस रिकंसाइल किए हुए बिल को अप्रूव करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रेसिडेंशियल एक्शन। फाइनल अप्रूवल बिल को प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। प्रेसिडेंट बिल को साइन करके लॉ बना सकते हैं या वीटो भी कर सकते हैं, या 30 दिन के अंदर इस पर कोई भी स्टेप नहीं लेकर इसको लॉ भी बनने दे सकते हैं। यदि प्रेसिडेंट इस पे ओवरराइड कर देते हैं और अपना वीटो लगाते हैं तो उस केस में सीनेट और हाउस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें 2/3 बहुमत के साथ मेजोरिटी साबित करनी पड़ती है और वो जो प्रेसिडेंट ने वीटो लिया था या इसको ओवरराइड किया था बिल को, उसको पास करा सकते हैं एज ए लॉ।